हेलो नमस्कार एवरीवन। नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आरती आप लोगों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूं। तो अपने टॉपिक की ओर चलने के पहले एक बार आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोगों की चर्चा मौर्य साम्राज्य पे चल रही थी, जिसमें कि मौर्य साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिति क्या थी इसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य में मुख्य रूप से 3 सम्राट हुए हैं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार और तीसरा अशोक। ये मौर्य साम्राज्य के बहुत इम्पोर्टेंट सम्राट हैं जिन पर अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीमा विस्तार था उसके बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे। तो हम जो है किस तरीके से पहला उसका सीमा विस्तार कहाँ पर उसने सीमा विस्तार किया या कहाँ पर अटैक किया, कौन सा अभियान था। तो पहला उसने मगध पर अटैक किया था जो कि असफल रहा। दूसरा अटैक पंजाब और सिंध में किया जिसमें कि वो सफल हुआ। यहाँ पर विदेशी शासक, मकदूनियाई शासक साम्राज्य स्थापित किए हुए थे जिस पर उसने सफल अभियान किया। इसके बाद में जो तीसरा इसका अभियान है मगध पर अभियान, पुनः इसने मगध पर अभियान किया और वो जो है क्या हुआ, सक्सेस हुआ। और एटलीस्ट 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य राजगद्दी पर बैठा। इसके बाद में जो है जो सिल्यूकस से उसने किस तरह से युद्ध किया, कैसे उससे जीता, किस तरह से संधि की और वैवाहिक संबंध उससे भी स्थापित किए और हेलेना के साथ इसका विवाह हुआ। और विवाह के बाद में मुख्य रूप से 4 क्षेत्र थे अफगानिस्तान के जिसको इससे दहेज के रूप में प्राप्त हुआ। ठीक है, अब फिर इसके बाद में क्या है कि अब बात आती है पूर्वी क्षेत्र की, कि पूर्वी क्षेत्र में उसने कैसे क्या इसका पूर्वी क्षेत्र में भी साम्राज्य स्थापित था। तो बिल्कुल था। अगर हम बात करते हैं कि आखिरकार अगर उसका पूर्वी क्षेत्र में भी इसका अधिकार था तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो जब मैं आपको जो मौर्य साम्राज्य के जब स्रोत पढ़ा रही थी, अभिलेखीय स्रोत, तो मैंने आपको बताया था कि हमें जो पूर्वी भारत से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है गोरखपुर में जो कि सोहगौरा अभिलेख है। कहाँ पर? पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। गोरखपुर में चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगौरा अभिलेख है। और एक है पश्चिम बंगाल में महास्थान नाम से अभिलेख है। महास्थान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित है, जो सबसे पूर्वी क्षेत्र है। और दूसरा कौन सा है? गोरखपुर का सोहगौरा अभिलेख। इसको किसने लिखवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने लिखवाया था। हमने आपको बताया था कि ये दोनों अभिलेख जो है अकाल से संबंधित हैं। ठीक है, अकाल से संबंधित हैं। लेकिन अगर ये अभिलेख हमें पूर्वी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसका मतलब है कि चंद्रगुप्त मौर्य का या मौर्य साम्राज्य का जो क्षेत्र विस्तार था वो कहाँ तक था? पश्चिम बंगाल तक भी था। ठीक है, जाहिर सी बात है, हमें जहाँ जहाँ से जो चीज़ें, जो अभिलेख मिलेंगे हम इसी अनुमान पर पहुँचेंगे कि उस क्षेत्र तक जहाँ पर हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहाँ पर मौर्य साम्राज्य स्थापित था। ठीक है, तो इस तरह से हम इन दोनों यानी कि सोहगौरा और महास्थान अभिलेख से मिलने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये लोग जो है पूर्वी भारत में भी इन लोगों ने, मौर्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया हुआ था। अब इसके बाद में आते हैं दक्षिण भारत कि दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। तो दक्षिण भारत की स्थिति ये थी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था इसने क्या किया था कि लास्ट में जो है अंतिम समय में दक्षिण भारत में जैन धर्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला ऐसा स्थान है जहाँ पर अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य अपने पुत्र बिंदुसार को जो साम्राज्य की पूरी शासन डोर सौंप कर ये दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला स्थान पर पहुंचा। और वहां पर जा कर के उसने क्या किया कि संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए। किसके द्वारा? संलेखना विधि के द्वारा। अब आप समझेंगे कि ये संलेखना विधि क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो संलेखना विधि का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति
कई दिन बिना खाना खाए और बिना पानी पिए तपस्या के द्वारा अपने प्राण त्यागता है, वो क्या कहलाता है? संलेखना विधि। तो यही हथकंडा अपनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया। ठीक है। अब इसके बाद में जो है एक और मिलता है कि बिंदुसार और जो अशोक था, तो अशोक के दक्षिण भारत जीतने का इतिहास नहीं मिलता है। ठीक है। जो बिंदुसार के द्वारा और अशोक के द्वारा दक्षिण भारत को जीतने का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त के द्वारा कोई भी साउथ इंडिया का कोई भी स्टेट्स जीतने का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। किंतु हमने आपको लास्ट डे पढ़ाया था कि अशोक का जो शिलालेख है, कौन सा? दूसरा शिलालेख और 13वां शिलालेख। कौन सा? दूसरा शिलालेख और 30वां शिलालेख है, जिसमें कि दक्षिण भारत के राज्यों को जीतने का उल्लेख करता है। क्योंकि दूसरे शिलालेख में भी जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनमें भी उल्लेख किया गया है, और जो 13वां शिलालेख है तो उसमें भी दक्षिण भारत के जो भी जातियां थीं उस समय, तो उनके बारे में लिखा गया है। तो इसका मतलब है कि अगर हमें शिलालेख में ये हमें प्राप्त हो रहे हैं, इसका उल्लेख मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अशोक था तो इसने जो है दक्षिण भारत को विजित किया था। किंतु विजित किसने नहीं किया था दक्षिण भारत को? चंद्रगुप्त मौर्य और जो बिंदुसार था, इनके जीतने का, दक्षिण भारत के जीतने का कोई भी उल्लेख हमें नहीं प्राप्त होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इसके बाद में एक ग्रंथ है, कौन सा है? वो है अहनानूर और पुरनानूर। ठीक है। जो अहनानूर है और पुरनानूर है, तो इसमें उल्लेख मिलता है कि दक्षिण भारत के जीतने का दावा करते हैं कि मौर्यों ने जो है दक्षिण भारत को भी जीता था। वो कौन से हैं? साहित्यिक स्रोत कौन से हैं? अहनानूर और पुरनानूर, जिसमें कि मौर्यों के द्वारा दक्षिण भारत को जीता गया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। अब एक चीज़ और आती है कि जब भाई ये इस समय जो भारतीय साम्राज्य का अगर संस्थापक की बात आती है कि भारतीय साम्राज्य का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही था ऐसा शासक जिसको भारतीय सम्राट की उपाधि दी जाती है। ठीक है। किसकी? प्रथम संस्थापक, भारतीय साम्राज्य का प्रथम संस्थापक की उपाधि दी जाती है। और क्या दिया जाता है कि प्रथम भारत का प्रथम ऐतिहासिक ये सम्राट भी था। ठीक है। इसके पहले जो शासक थे वो ऐतिहासिक नहीं थे, किंतु जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो पहला ऐतिहासिक सम्राट था। ठीक है। और इसके बाद में तीसरी उपाधि क्या दी जाती है कि इसको भारत का मुक्तिदाता भी कहते हैं। अब भारत का मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उस समय विदेशी आक्रमणकारियों से जो है भारत एक गुलामी की दास्तां में बंध गया था, तो उससे इसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने मुक्त कराया था। तो इसलिए इसको और कौन सी उपाधि के नाम से उपाधि दी जाती है? तो इसको भारत की मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है, इस तरह से हमने कंप्लीट किया क्या? चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था, कहाँ उसका जन्म हुआ, कौन उसके गुरु थे, कौन उसकी माता थी, और कौन कौन से उसने मुख्य रूप से विजय अभियान किए, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कशन किया। अब दूसरा शासक जो है मौर्य साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक, वो कौन सा है? वो है बिंदुसार। अगर हम बिंदुसार का टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसका टाइम ड्यूरेशन है 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व। ठीक है। कौन सा है? 298 से लेकर 272 ईसा पूर्व। अब इसकी उपाधि कौन सी थी? तो इसकी उपाधि थी अमित्रघात। क्या थी? अमित्रघात। और इसके कहते हैं कि इसके शरीर पर जो है छोटे छोटे बिंदु जैसे दिखाई दे रहे थे, तो इसके बिंदु होने की वजह से इसका नाम क्या दिया गया? बिंदुसार नाम पड़ा। ठीक है। अब ये बिंदुसार, अब एक आपको हम इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं कि आखिरकार बिंदुसार का नाम बिंदु क्यों पड़ा, और अगर बिंदु पड़े पूरे शरीर में तो क्यों पड़े।
हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अशोक का एक अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था। वो कौन सा था? तो वो था सिल्यूकस की पुत्री हेलेना के साथ उसका विवाह हुआ था। ठीक है, तो जब विवाह हो गया तो इस हेलेना को लगा कि इसकी एक और पत्नी थी, किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी दुर्धरा। तो हेलेना को ऐसा फील हुआ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो दुर्धरा से ज़्यादा प्रेम कर रहा है। तो उसने क्या किया कि जलनवश दुर्धरा को जो है जहर दे दिया। वो भी किस समय? जब दुर्धरा गर्भ से थी। इसके गर्भ में कौन था? बिंदुसार था। तो उस जो जहर का जो असर था वो इतना भयानक था कि उस जहर के असर की वजह से इस नवजात शिशु के पूरे शरीर में, छोटे छोटे पूरे शरीर में बिंदु पड़ गए। ठीक है, तो इस तरह से पूरे शरीर में बिंदु होने की वजह से इसका क्या नाम दिया गया? बिंदुसार नाम दिया गया। अब जब उसको जहर दे दिया हेलेना ने, तो इसको जो है तत्काल प्रभाव से इसको जो है ऑपरेशन के द्वारा इस बिंदुसार का जन्म हुआ, ताकि पूरे शरीर में जहर ना फैलने पाए। तो इसको सिजेरियन सम्राट भी कहते हैं। किसको? बिंदुसार को। तो मैंने ऐसे ही आपको स्टोरी नहीं पढ़ाई, मैंने इसलिए आपको ये स्टोरी बताई है ताकि आपके दिमाग में ये पूरी स्टोरी बस जाए और बहुत आसान तरीके से, जैसे इसकी उपाधि है, अमित्रघात है, बिंदुसार है और सिजेरियन सम्राट है। तो अगर ये आ जाता है कि सिजेरियन सम्राट किसे कहा जाता है और आपने पूरी तरीके से स्टोरी सुनी है, तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी समझ विकसित करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह से इसके अन्य नाम कौन से थे? एक तो अमित्रघात था, दूसरा क्या था? सिजेरियन शासक था। सिजेरियन शासक क्यों हुआ? क्योंकि पहला सम्राट ऐसा था जिसका जो है जन्म किसके द्वारा हुआ? ऑपरेशन या सीजर के द्वारा हुआ। ठीक है, अब इसकी माता कौन थी? तो माता थी दुर्धरा। पिता आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पिता जो है इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब अन्य नाम भी हैं किसके? बिंदुसार के। तो अन्य नामों में से कौन कौन से आते हैं? एक हमें अन्य नामों में से मिलता है सिंहसेन, जो कि जैन ग्रंथ हैं उसमें सिंहसेन वर्णन मिलता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंहसेन किसका नाम है। यह बिंदुसार का जो सिंहसेन अन्य नाम मिला है वो किस में मिला है? तो वो जैन ग्रंथों में मिला है। किस में मिला है? जैन ग्रंथ में। फिर इसके बाद में एक नाम इसका मिलता है क्या? भद्रसाल मिलता है। तो ये भद्रसाल नाम कहाँ पर मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। ठीक है, भद्रसाल नाम कहाँ मिलता है? वायु पुराण में मिलता है। दूसरा है वारिसार, इसी बिंदुसार के ही ये सारे नाम हैं। दूसरा क्या है? वारिसार है। वारिसार अन्य पुराणों में इसके नाम मिलते हैं। इसके बाद में क्या है? अमित्रघात, जो कि हमने आपको अभी ऊपर बताया है कि इसका एक अन्य नामों में से अमित्रघात भी मिलता है। तो ये जो पतंजलि का महाभाष्य है, ये पुस्तक है। तो महाभाष्य में, पतंजलि के महाभाष्य में अमित्रघात का जो है नाम मिलता है। ठीक है, इसके बाद में एक नाम आता है अमित्रोकेडीज। अमित्रोकेडीज कहाँ मिलता है? तो ये यूनानी ग्रंथों में मिलता है। इसके बाद में क्या आता है? अगर बिंदुसार का नाम पूछते हैं कि बिंदुसार हमें नाम कहाँ मिलता है, तो सांची से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। ये सांची का अभिलेख कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, जहाँ पर बिंदुसार नाम प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से थे इसके नाम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसको आप लोग बोरिंग ये मत समझना कि ये इतने सारे कौन लर्न करे। ये अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो ये समझ लीजिए कि आपका एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर छूटने वाला है। तो आपको ये बहुत अच्छे से जानने की ज़रूरत है कि ये सारे नेम, जैसे सिंहसेन है जैन ग्रंथों में मिला है, भद्रसाल वायु पुराण में मिला है, वारिसार अन्य पुराणों में मिला है, अमित्रघात महाभाष्य के पतंजलि के महाभाष्य में मिला है, अमित्रोकेडीज यूनानी ग्रंथों में मिला है, और बिंदुसार कहाँ मिला है? सांची से प्राप्त अभिलेख में बिंदुसार मिला है। ठीक है, अगर विजयों की बात करते हैं कि इसने कितनी विजय की, तो एक
इतिहासकार है तारानाथ, जिन्होंने ये दावा किया है कि बिंदुसार ने 16 प्रदेशों को जीता था। अब वो 16 प्रदेश कौन कौन से जीते थे इसके बारे में साक्ष्य नहीं है, लेकिन इतनी जानकारी हुई है कि बिंदुसार ने जो है 16 प्रदेशों को जीता था। ठीक है, अब इसके समय में, बिंदुसार के समय में मुख्य रूप से विद्रोह कौन कौन से हुए हैं इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो पहली चीज तो तक्षशिला में विद्रोह हुए हैं इसी के समय में। तो तक्षशिला में विद्रोह इसी बिंदुसार के समय में दो बार विद्रोह हुआ। ठीक है, तो जब पहली बार विद्रोह हुआ तो बिंदुसार का एक पुत्र था सुसीम, जो कि उस समय वहीं का उपराज्यपाल था। कहाँ पर? जहाँ विद्रोह हुआ। यानी कि कहने का मतलब है कि तक्षशिला में ही वो क्या था? उपराज्यपाल था। तो इसने क्या किया कि जब तक्षशिला में पहला विद्रोह हुआ तो सुसीम ने तो उसे दबा दिया, लेकिन जब दूसरा विद्रोह हुआ तक्षशिला में ही, तो इस तक्षशिला में जो दूसरा विद्रोह हुआ था वो इतना भयानक रूप से हुआ था कि सुसीम उसको दबाने में जो है क्या रहा? असफल रहा। तो जब असफल रहा तो इसी का पुत्र था कौन? अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जो कि एक उज्जैन प्रांत था उसके समय में, क्योंकि चंद्रगुप्त बिंदुसार ने कई सारे प्रांतों, अपने पूरे साम्राज्य को कई सारे प्रांतों में बांट रखा था। तो उस समय एक उज्जैन प्रांत हुआ करता था। तो ये जो अशोक था वो उज्जैन प्रांत का जो है उपराज्यपाल था। तो सुसीम जब नहीं दबा पाया तक्षशिला के विद्रोह को, तो सुसीम ने इसको सूचना दी, जो कि उज्जैन में राज्यपाल के रूप में था कौन? ये अशोक था। तो उसने उसको सूचना दी कि आप आइए और हमारी मदद करिए आगे। तो जो तक्षशिला का दूसरा विद्रोह हुआ है, तो उस दूसरे विद्रोह को सफलपूर्वक दबाने में ये अशोक क्या रहा? अशोक कामयाब हो गया। तो तक्षशिला का जब दूसरा विद्रोह अशोक दबाने में कामयाब हो गया, तो हम बात करते हैं कि ये विद्रोह क्यों हो रहे थे। विद्रोह इसलिए हो रहे थे जब उस समय जो सरकारी कर्मचारी थे, यानी मौर्य साम्राज्य में जो सरकारी कर्मचारी थे, उनको क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। तो ये अमात्य लोग क्या करते थे कि जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे और जबरन उनसे टैक्स भी वसूल करते थे। तो पहली बार तो जनता ने टैक्स पे कर दिया, लेकिन कुछ कारण ऐसे थे जो जनता टैक्स नहीं पे कर पा रही थी। तो जनता के टैक्स ना पे करने की वजह से ये अमात्य लोग क्या करते थे? इनके साथ दुर्व्यवहार करके जबरन टैक्स वसूलते थे। तो जनता ने विद्रोह कर दिया। तो पहली बार तो दबा दिया गया, लेकिन दूसरी बार नहीं दबाया गया। जब अशोक आया यहाँ के विद्रोह को दबाने के लिए, तो यहाँ की जनता ने अशोक को बताया कि हमें जो वर्तमान हमारा सम्राट है, यानी कि बिंदुसार है, और जो यहाँ का उपराज्यपाल है, हमें इनसे कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमें राजा से किसी तरीके की समस्या है और ना उपराज्यपाल से किसी तरीके की समस्या है। अगर मुझे समस्या है तो इन दुष्ट अमात्यों से है। समस्या क्या है? इन दुष्ट अमात्यों से है। क्यों इन दुष्ट अमात्यों से है? क्योंकि ये इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे और जबरन टैक्स वसूलते थे। तो इस तरह से जो है क्या था कि जनता ने विद्रोह किया, और जो पहला विद्रोह था, तो पहला विद्रोह तक्षशिला का सुसीम ने दबाया, और दूसरे विद्रोह की बात आती है तो अशोक ने दबाया था। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा चैप्टर यहीं पर हम अपना क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। और जाने के पहले आपसे ये ज़रूर बोलेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, ताकि हमारा वीडियो जिनको ज़रूरत है उन्हें मिल सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।